हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ओसाई के ऑनलाइन मंच पे। मैं आपका साथी हरीश जानी और अपन लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका नई वैकेंसी आई, वैकेंसी का नाम है आपका EMRS। इसमें जो आपका टायर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है लगभग फेब या फिर मार्च के आसपास, उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है जो लगभग 30 नंबर का है। और अपन लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है इसका सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला, सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए या फिर जो टॉपिक जोड़े गए इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के कितना डीप जाके अपन लोगों को पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और हमारे पढ़ने की स्ट्रेटजी या फिर हमारी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इस बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन मंच पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ओसाई फॉर लाइब्रेरियन साइंस। इसको अच्छे से ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के न्यूज़ मिलेगी कि हमारी क्लासेज कब से होगी, किस किस प्रकार से होगी, सारी चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। उसके बाद यदि मैं बात करूँ अपने जो सिलेबस है टीयर फर्स्ट का, इसमें देखो जो आपका पार्ट 4 है, इसमें आपकी आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता। तो शिक्षण अभिक्षमता है वो लगभग आपकी 30 मार्क्स की आएगी, अर्थात आपके 13 की सुनाएंगे। तो सोचिएगा, यदि आपका सिलेबस 100 नंबर का है, उस 100 नंबर के सिलेबस में से 30 नंबर का आपका सिलेबस ओनली फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड का है, तो मान के चलिए कि आपका एक ही सिलेबस तो यहीं पे है। और सबसे बड़ी होती है ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस प्रश्नों को आप आसान आते हो या प्रश्नों को गलत करते हो। तो इन प्रश्नों को किस प्रकार से सही किया जाए, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ताकि हम 30 में से 30 प्रश्न सही प्रकार से कर पाए। ठीक है। अब यदि मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूं तो देखिएगा, पहला आपका लिख रहेगा टीचिंग नेचर। यदि सिलेबस को मैं खोल के दिखाऊं आपको, तो सिलेबस में आपका पहला बिंदु है टीचिंग नेचर। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षण प्रकृति। देखो छोटा सा लाइन है, छोटी सी लाइन है, टीचिंग नेचर। हालांकि ये छोटी सी टॉपिक नहीं, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है। अब देखेंगे इस सिलेबस हमारा कितना डीप है या फिर टीचिंग नेचर क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब यदि मैं आपके सिलेबस को सही ढंग से डिस्कस करूं तो देखिएगा, पहला जो आपका बिंदु, इस बिंदु का नाम है टीचिंग नेचर। जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला जो बिंदु है, इसका नाम है टीचिंग नेचर। लेकिन टीचिंग नेचर से अपन लोग पहले बात करते हैं, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की हेडिंग है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षण अभिक्षमता। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं शिक्षण अभिरुचि, या फिर क्या बोलते हैं अभिक्षमता, कुछ भी बोल सकते हैं इसको बोलेंगे अभिक्षमता। देखिएगा, शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना। क्या मतलब होता है? छोटी सी बात है, शिक्षण को हिंदी में बोलते हैं पढ़ाना। और स्वाभाविक सी बात है, पढ़ाएगा कौन? कि सर पढ़ाएगा हमारे गुरुजी पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? गुरुजी पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे या फिर चाइल्ड को पढ़ाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे? या तो उसका सिलेबस या फिर जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर उसको पढ़ाएंगे। तो जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? उस बच्चे को उसका सिलेबस, उसकी पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने के दौरान उस सिलेबस को लेकर जो भी टीचर और उस चाइल्ड के मध्य जो भी इंटरेक्शन या फिर अंत्यक्रिया होती है, उस अंत्यक्रिया के दौरान कौन कौन से बिंदुओं का या फिर कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है, वही आपका होता है टीचिंग नेचर। अब सर बात करें टीचिंग नेचर में क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। देखो टीचिंग नेचर में मुख्य रूप से 3 बात को याद करनी है। या तो हमारा टीचिंग नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर हमारा नेगेटिव होगा, या फिर हमारा न्यूट्रल, या फिर जीरो टाइप, या फिर शून्य टाइप का होगा, या फिर धनात्मक, ऋणात्मक, या फिर शून्य आधारित होगा। लेकिन क्या हमारा इतना ही सिलेबस है कि टीचिंग की प्रकृति क्या होनी चाहिए? नहीं बच्चों। तो बात को समझिएगा कि जब हमारे गुरुजी, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमारे गुरुजी होते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? बच्चों का सिलेबस पढ़ाते हैं। उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहली बात इसके अंदर देखो, टीचिंग नेचर में आपके बहुत सारी चीजें आती है। देखो समझिएगा क्या क्या आती है। पहली आपकी नजर चैप्टर आता है जिसका नाम होता है टीचिंग एस्पेक्ट। क्या होता है? टीचिंग एस्पेक्ट। इसका मतलब होता है टीचिंग के पक्ष कितने होते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि टीचिंग के पक्ष आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका टीचर होता है, एक आपका चाइल्ड होता है, और एक आपका बच्चों का सिलेबस होता है, जिसमें अपन कहते हैं इसको प्राइमरी एस्पेक्ट। टीचर क्या होता है? प्राथमिक चर होता है। बच्चा क्या होता है? बच्चा उसका कौन सा होता है? बच्चा उसका होता है सेकेंडरी या फिर गौण उसका। और सिलेबस क्या होता है? इसका मिड या फिर मध्यस्थ चर होता है। इसको अपन को पढ़ना है, इसको सही ढंग से खोल के पढ़ेंगे क्लासरूम में कि कैसे कैसे होता है, किस किस प्रकार से होता है। उसके बाद पढ़ेंगे अपने टीचिंग की विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट पढ़ेंगे। कुछ आपके कंसेप्ट है, कुछ आपके अवधारणाएं हैं। अब वो अवधारणाएं कौन कौन सी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर क्या पढ़ना है? कुछ आपके टीचिंग के फॉर्मूलाज है, जिसे अपन कहते हैं शिक्षण के सूत्र कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिक्षण के सूत्र।
कुछ आपके आते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, या फिर जिसे अपन बोलते हैं सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे अपन बोलते हैं सिद्धांत। तो टीचिंग के सिद्धांत कौन कौन से रहने वाले हैं? और एक आपके आते हैं लस्ट टीचिंग के अप्रोच या फिर टीचिंग के उपागम। एक आपकी होती है अप्रोच, जिसे बोलते हैं उपागम। किसके उपागम? शिक्षण के उपागम। शिक्षण के उपागम। यदि आप लोगों ने इसको यदि सही ढंग से पढ़ लिया, और एक आपका लास्ट इसमें टॉपिक आता है, उसका नाम होता है स्किल ऑफ टीचिंग। क्या आता है? स्किल ऑफ टीचिंग, अर्थात शिक्षण के कौशल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है शिक्षण के कौशल। यदि आप लोगों ने इतने चैप्टर के अंदर पॉइंट्स को पढ़ा है, पहला पॉइंट से आपके एस्पेक्ट कौन कौन से टीचिंग के, दूसरा आपके कंसेप्ट कौन सी है, तीसरा फॉर्मूला, चौथा प्रिंसिपल, पांचवें अप्रोच, छठा स्किल। यदि आपने 6 प्रकार के ये बिंदु पढ़े हैं, तब आपका पहला पॉइंट पूरा होगा, जिसका नाम है क्या? टीचिंग नेचर, या फिर शिक्षण की प्रकृति क्या होती है। और बच्चों में बता दूं, एक नाम होता है टीचिंग और एक नाम होता है लर्निंग। लर्निंग को हिंदी में बोला जाता है अधिगम, और अधिगम का हिंदी में मतलब होता है सीखना। क्या मतलब होता है? सीखना। देखो, सीख कोई भी सकता है, अकेला व्यक्ति सीख सकता है, दोस्त ना सीख सकता है, पूरा ग्रुप सीख सकता है। लेकिन अपन किसकी बात करेंगे? अपन बात करेंगे टीचिंग की। और टीचिंग का सीधा सीधा मतलब होता है पढ़ाना। क्या मतलब होता है? पढ़ाना। और आपको पता है, जब भी पढ़ाई की बात होती है, जब भी पढ़ाने की बात होती है, तब कभी भी अकेला व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। क्यों? पढ़ाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों को होना आवश्यक है। एक जैसे मैं हूं जो पढ़ा रहा हूं, एक पढ़ने वाला जो बच्चा होगा। और किसको पढ़ाएगा? उस बच्चे के सब्जेक्ट मैटर को लेके पढ़ाएगा, वो आपकी होती टीचिंग। और उसके अंदर आपके 6 प्रकार के बिंदु होगा, तब आपका टीचिंग नेचर, आपका पहला बिंदु, पहला पॉइंट पूरा होगा। इसलिए सिलेबस को सही ढंग से समझिएगा कि सिलेबस हमारा कितना डीप है, इस सिलेबस का वास्तव में मीन क्या है, इस सिलेबस को कहाँ तक हमें पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ हमें उसके अंदर देखनी है, या हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को हमेशा अंडरलाइन करके सही ढंग से पढ़ना है। अपन लोग इतना ही पढ़ते हैं कि टीचिंग की नेचर क्या है, लेकिन वो आपका सिलेबस नहीं है। उस टीचिंग के नेचर के अंदर भी आपके 6 प्रकार के पॉइंट्स है, या फिर 6 उसके सब पॉइंट्स है, उसको अपन पढ़ेंगे, तब आपका पहला बिंदु, जिसे टीचिंग नेचर कहेंगे। ठीक है, ये आपका पहला बिंदु होता है पूरा। दूसरा बिंदु क्या है कि टीचिंग की विशेषताएं क्या है? बहुत अच्छा बिंदु है। दूसरा देखो, टीचिंग की विशेषताएं क्या है। देखो, टीचिंग की विशेषता में अपन मुख्य रूप से 3 प्रकार की चीजें पढ़ते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाते समय क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखो, विशेषता में 3 प्रकार की बिंदु को अपन पढ़ते हैं कि जब भी अपने टीचर्स जब बच्चों को या फिर चाइल्ड को पढ़ाते हैं, मुख्य रूप से 3 चीजें याद होनी चाहिए कि पढ़ाते समय उस बच्चे या फिर उस टीचर या फिर उस स्कूल या फिर जहां भी पढ़ते हैं, वहां का एनवायरमेंट या फिर वहां का वातावरण कैसा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करता है। यहां से कई बार प्रश्न आते हैं कि बालक का वातावरण कैसा है, शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है, उस स्कूल का वातावरण कैसा है। सब पढ़ाता है जब शिक्षक, किसको लेके पढ़ाता है? उसको लेके पढ़ाता है, बच्चे के सिलेबस को लेके पढ़ाता है स्कूल के अंदर। तो सिलेबस कैसा होना चाहिए? क्या सिलेबस बच्चों के माइंड के अनुसार होना चाहिए, या फिर सिलेबस आज के एनईपी 2020 के हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर जो पुराने टाइप में था वैस तरह से होना चाहिए? हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए? या फिर जो आपकी तीसरी चीजें आती है, उसे अपन बोलते हैं, जब बच्चों को अपन क्लास में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद बच्चों को अपन सिलेबस पूरा कराते हैं, लेकिन सिलेबस कराने के बाद बच्चों को हम घर के लिए बच्चों को क्या देते हैं? हम बच्चों को घर पे टाइम का यूज करने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं गृह कार्य। तो हमारे गृह कार्य का नेचर कैसा होना चाहिए? बच्चे को गृह कार्य कैसा देना चाहिए? क्या जो पढ़ा है उसका रिवीजन करने दिए चाहिए या क्वेश्चन आंसर देने चाहिए? उसका क्या रोल है आपका टीचिंग के अंदर, वो आपके मुख्य रूप से अपन टीचिंग की विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या टीचिंग अकेला होता है, ग्रुप में होता है, टीचिंग के लिए वातावरण कैसा चाहिए था, टीचिंग कहाँ कहाँ से इफेक्ट होता है, टीचिंग के लिए क्या क्या अपने मीड चाहिए या फिर कौन कौन से माध्यम चाहिए, सबको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब आपका दूसरा बिंदु होगा कि टीचिंग की हमारी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। लेकिन विशेषताओं के बाद अपन लोग पढ़ेंगे कि टीचिंग के हमारे लेवल कितने होते हैं। जो आपका होगा कौन सा कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब टीचिंग के उद्देश्य क्या है। अपन लोग बात करते हैं कि हमें पढ़ना है, सर फोन करते हैं, हमारे घर वालों ने बोला बेटा तैयारी कर लो, पढ़ना है, नौकरी, ठीक है पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्यों है? क्या वास्तव में आपने कभी ऑब्जर्व किया कि हमें पढ़ना क्यों है? हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें क्यों पढ़ना, हमारा उद्देश्य क्या है? उस सम के सोचिएगा, बात करिएगा। हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी किसकी? हमें सर ई एमरास का टीयर फर्स्ट देना है,
लेकिन सर टीयर फर्स्ट के बाद हमारे कभी ज़िंदगी में चीज़ें काम ही नहीं आएगी, लेकिन हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? तो हमारे सिलेबस में जोड़ने का उद्देश्य क्या है, या फिर जब हमें कोई पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा पढ़ाने और पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, हमारी बुनियादी आवश्यकता क्या क्या होती है। हमें पढ़ाने के लिए हमारे टीचर का रोल क्या होता है, उस बच्चे का क्या रोल होता है, ठीक है, या फिर उस समय उसका एनवायरनमेंट या फिर उसके वातावरण का क्या क्या रोल होता है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो चीज़ आती है वो आपके आते हैं टीचिंग लेवल्स। क्या चीज़ आती है इस सिलेबस में? इसके आप आती है टीचिंग लेवल्स। और आपको अच्छे से पता है कि टीचिंग लेवल्स आपके मुख्य रूप से या फिर मोटे रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके सबसे पहले देने वाला कौन था? आपका हर्बर्ट था। कौन था? हर्बर्ट देता है। एक आपका देता है मॉरिसन और एक आपका देता है हंट। तो ये अपन 3 प्रकार के आपके लेवल्स अच्छे से डिस्कस कर पड़ेंगे कि इन तीनों में क्या क्या चीजें आती है ना। पहला आपका देता है हर्बर्ट, जिसे अपन कहते हैं मेमोरी लेवल या फिर इसको बोलते हैं स्मृति पर आधारित। फिर आपका होता है समझ या फिर अंडरस्टैंडिंग पर, बोझ पर, वो आपका देता है मॉरिसन। और सबसे ऊपर वाला जो आपका होता है वो कौन देता है? वो आपका देता है हंट। कौन देता है? हंट, जिसे अपन कहते हैं थिंकिंग लेवल, जिसे बोलते हैं चिंतन स्तर। क्या बोलते हैं? चिंतन। इन तीनों के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, तब हमें पता लगा कि हमें टीचिंग की मूलभूत रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। इन तीनों को जब अपन खोल के पढ़ेंगे अच्छे से इसको क्लासरूम में कि वाकई के अंदर ये हमारा मेमोरी लेवल क्या होती है, हर्बर्ट ने क्या क्या बात की थी, मॉरिसन ने क्या क्या की बात की थी, है ना। और अपने सबसे बड़ी बात है हंट भाई साहब ने क्या कि बच्चों को थिंकिंग कैसा करना चाहिए, क्या बच्चों को औपचारिक चिंतन करना चाहिए या बुद्धि वाला करना चाहिए, क्रिएटिविटी करना चाहिए, उस पर सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब अपना चीज टॉपिक पूरा क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ या फिर अपने रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है उसके बारे में अपन लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। फिर आपका सिलेबस है कि शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती है या फिर लर्नर उसकी करेक्टराइज क्या क्या होती है। देखिए जो अपना बच्चा होता है, अपन देखते हैं कि जो अपना शिक्षार्थी होता है या फिर जो आपका लर्नर होता है, इसको बोलता हूं लर्नर। देखो इसका दूसरा नाम अपन इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड, और इसके हिंदी में नाम पढ़िएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं बालक। दूसरा इसका नाम होता है छात्र। तीसरा इसका नाम होता है विद्यार्थी। चौथा इसका नाम होता है पढ़ने वाला। पांचवा इसका नाम होता है सीखने वाला। और छठा इसका नाम होता है अधिगम करता। क्या होता है? छठा इसका नाम होता है अधिगम करता। यदि आपको कहीं पर भी आपके पेपर या फिर सिलेबस में ये सारे नाम मिल जाए तो इसका एक ही मीन लेना है। क्या मीन लेना है? लर्नर या फिर अपने चाइल्ड को। ये आपको हिंदी में कोई भी नाम आपको मिल सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज आपके एक ही प्रकार की है, एक ही बच्चा है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, इसकी हमारी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिएगा आपने अच्छे से पता है कि जब भी जहां पढ़ाने की बात होती तो पढ़ाते समय प्रत्येक बच्चा पढ़ने में अलग अलग होता है। हर बच्चे की पृष्ठभूमि होती है, जहां से बच्चा आता है, बच्चा जिस एरिया से, बच्चा जिस घर से, बच्चा जिस वातावरण से आता है, प्रत्येक बच्चे की अलग अलग विशेषताएं होती है। कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ बच्चे मध्यम स्तर के होते हैं, कुछ बच्चे बहुत औसत होते हैं, या फिर कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे आपके क्रिएटिविटी चाइल्ड होते हैं। उन सभी बच्चों का लेवल कैसा कैसा होना चाहिए, लेवल के अलावा उन बच्चों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चों के लिए हमें पढ़ने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल या फिर कौन कौन से ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का पढ़ने का लेवल अलग है, लेकिन गुरुजी तो एक क्लास में पढ़ा रहे हैं। जैसे कोई शिक्षक क्लास में है तो शिक्षक एक क्लास से पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चे का मेमोरी लेवल अलग है, थिंकिंग लेवल अलग है, और मॉरिसन के अनुसार उसका लेवल अलग है। तो क्या शिक्षक को पढ़ाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंटल, क्या क्या आपके एड्स यूज करने चाहिए, उसके बारे में अपन लोग अच्छे डिस्कस करेंगे कि हमारे बच्चे की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। बच्चा पढ़ने में कैसा होना चाहिए, बच्चा टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बच्चा होमवर्क टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, होमवर्क कर रहा है तो होमवर्क नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। इन सब का पता लगाने के लिए अपन पढ़ेंगे कि हमारे बच्चे की कौन कौन सी या फिर हमारे चाइल्ड की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, वो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? अपने शिक्षार्थी की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, या फिर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपके सबसे छोटा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम है? शिक्षण को इफेक्टिव करने वाले कारक। अब बात को समझिएगा, जो आपकी टीचिंग है, और मैंने कहा था कि टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना,
उस टीचिंग को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारण, इसको सही ढंग से समझिएगा। देखिएगा, टीचिंग आपके एक तो आपकी होती जहां से बच्चा पढ़ के आया, जहां से बच्चा आया और बच्चा जिस जगह पे आया उस जगह का वातावरण कैसा है, उस जगह का एनवायरमेंट कैसा है। उसके अलावा जिस बच्चे की हेरिडिटी है, बच्चे की हेरिडिटी कैसी, कई बार बच्चे के पढ़ने पर उस बच्चे का वंशानुक्रम भी क्या करता है, बच्चे की पढ़ने वाले सिस्टम को अफेक्टिव करता है। कई बार बच्चा जो सिलेबस पढ़ रहा है, क्या पता सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ना हो, या फिर उसका क्या कह सकता हूं, बच्चे का लेवल ऑफ माइंड, उस बच्चे का माइंड का लेवल क्या, उससे भी बच्चे की कई बार टीचिंग इफेक्ट या फिर टीचिंग इफेक्ट हो सकती है। तो इसमें क्या क्या आएगा, एनवायरमेंटल में जो आपका क्लासरूम का एनवायरमेंटल है वो कैसा है, क्लासरूम के बाहर कैसा है, आपके आउट ऑफ क्लासरूम उसके बाहर का कैसा है, क्या आपके स्कूल के आसपास होला मच रहा है, या फिर वहां से ट्रैफिक बहुत है, आपके क्लास में सही ढंग से लाइट्स नहीं आ रही है, तो लाइट से भी कई बार बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उससे क्या होता है, आपका क्लास का टीचिंग इफेक्टिव होता है। तो ये सारे अपन लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इसके अंदर देखेंगे वंशानुक्रम में बच्चे की जो फैमिली कंडीशन है, फैमिली कंडीशन का मतलब जो बच्चा कहाँ से आया, कौन से पारिवारिक, कौन से फैमिली से आया, कौन से पारिवारिक समस्या से आया, उसकी घर की क्या समस्या है। कई बार स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन बच्चा कहता है सर घर पे तो मेरे मम्मी पापा आपस में झगड़ रहे थे, पापा सर रात को घर में शराब पी के आ गए इसलिए सर मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था, सर मेरे घर में लाइट नहीं है, सर मेरे पास पढ़ने के लिए पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, मेरे पास सर इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, सर मेरे पास फोन नहीं है क्लास देखने के लिए। वो सारी समस्या किसमें आती है, वो बच्चे की हेरिडिटी या फिर बच्चे की फैमिली अपन कह सकते हैं। फिर कई बार सिलेबस होता है, कुछ सिलेबस में क्या होता है, अपन पढ़ते समय कुछ किताबों में डायग्राम्स नहीं होते हैं, कुछ सिलेबस में टेबल्स नहीं होती है, उससे भी बच्चा कई बार क्या सोचता है कि सर मुझे ये पुस्तक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा पढ़ते समय। तो जब बच्चे को पढ़ते समय मज़ा नहीं आ रहा तो स्वाभाविक सी बात उसका क्या हो जाएगी, उसकी टीचिंग इफेक्ट हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें होती है कि हमारे टीचिंग की क्या क्या या फिर टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। या फिर कई बार अपन देखते हैं जो अपने गुरुजी होते हैं या फिर जो अपने टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स कई बार क्या होते हैं, जो उनका सिलेबस, जो उनका चैप्टर होता है, उस चैप्टर को सही ढंग से घर से तैयार करके नहीं आते हैं कि चैप्टर है क्या, मुझे पढ़ाना क्या है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का सेंस क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ बच्चे को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, या फिर मैं जो अपने मुंह से बोल रहा हूँ, अपना भाषण दे रहा हूँ, बच्चे के माइंड में सेटअप हो रहा कि नहीं हो रहा है। इन सभी चीज़ों से क्या होता है, आपका टीचिंग इफेक्ट होता है या फिर इफेक्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ों को अपन इसको खोल के एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे क्लासरूम में, ताकि एकदम मजा आ जाएगा आपको भाई साहब। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, ये अपना रिकॉर्ड रहा है, आगे भी रहेगा, है ना। तो देखिएगा कितना बड़ा टॉपिक, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिएगा आपका टॉपिक है कि शिक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग। अच्छा देखो, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो क्या कह रहा है, टॉपिक कह रहा है कि टीचिंग के अपने टीचिंग मेथड, मेथड्स ऑफ टीचिंग। अच्छा क्वेश्चन देखो, मेथड्स ऑफ टीचिंग। देखो इसका मतलब अपन हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं शिक्षण की विधि। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिक्षण के तरीके या फिर इसी को बोलते हैं शिक्षण विधि। देखो आप अपन लोग जो क्लासरूम पढ़ेंगे तो शिक्षण की टीचिंग अपन तीन प्रकार से पढ़ेंगे। एक को हिंदी में बोलते हैं परंपरागत टीचिंग मेथड। क्या बोलेंगे, परंपरागत, या फिर इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेडिशनल। क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। एक अपन पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक विधियां। कौन सी पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक विधियां और एक अपन पढ़ेंगे अमनोवैज्ञानिक विधियां। क्या पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे अमनोवैज्ञानिक विधियां। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरिट मेथड। कौन सी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरिट मेथड, और इसको बोलेंगे अपन डीमेरिट मेथड। क्या बोलेंगे, डीमेरिट मेथड। अब बात को समझिएगा, ये होती क्या है, इनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़नी, कौन कौन सी पढ़नी है। देखो जब भारत आजाद हुआ था, उस आजाद होने से पहले अपन लोगों ने देखा था कि जो कुछ अपने संत महात्माएं थे वो बच्चों को शिक्षा अपने गुरुकुल, अपने छोटे छोटे जो अपने वैदिक स्कूल थे वहां पर बच्चों को टीचिंग कराते थे। उसमें ये पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है समझिएगा, जो आपका ये है मनोवैज्ञानिक विद्या है, इसी का दूसरा नाम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विद्या। ये आपके अर्थात
जब क्लास के अंदर गुरुजी पढ़ाने आए तो गुरुजी सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक का काम करे, एज ए फैसिलिटेटर का काम करे, बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़े। ऐसा क्लासरूम का वातावरण होना चाहिए, ऐसा आपका टीचिंग का मेथड होना चाहिए जिसके अंदर बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़े, जिसमें बच्चे के साथ एक्टिविटी हो, जिसमें बच्चा खेल खेल में खेले। अपनी एनईपी 2020 क्या बात करती है कि प्रत्येक बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाया जाए, या फिर डूइंग बाय लर्निंग, अर्थात बच्चों को बोलो तुम हाथ से करके सीखो, डूइंग बाय लर्निंग, तुम करके सीखो। ऐसी जब मेथड होगी तो कौन सी मेथड, आपके साइकोलॉजिकल मेथड या फिर मेरिट मेथड होगी, जिसमें बच्चा क्या करता है, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। तो वो आपकी बहुत सारी विधियां होती है, वो कौन, इसमें लगभग अपन 10 से 12 प्रकार की मेथड्स पढ़ेंगे। जैसे आपके आगमन विधि आपने सुना होगा, निगमन है, आपकी खेल विधि है, आपकी आपकी प्ले विधि है, आपकी प्रोजेक्ट मेथड है, आपकी सिंथेसिस मेथड है, आपकी विभिन्न प्रकार चीजें, वो अपन सब इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, वो सारी कौन सी, वो सारी आपकी मनोवैज्ञानिक या फिर मेरिट टीचिंग मेथड से, इसको सही ढंग से पढ़ेंगे। फिर आपकी आती है डीमेरिट। इसमें क्या होती है, अमनोवैज्ञानिक विधियां क्या होती है, ऐसी विधियां जिसमें बच्चा क्या हो, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें बच्चा अरुचि वाला हो, या फिर आपके शिक्षक अर्थात टीचिंग के अंदर हो, या फिर टीचर सेंटर्ड हो। कैसी हो, टीचर सेंटर। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो गुरुजी होते हैं अपने स्कूल में आएंगे, क्लासरूम में आएंगे, अपना जो भी पढ़ाएंगे पढ़ा के वहां से चले जाएंगे। गुरुजी को कोई मतलब नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, बच्चे ने कितना पढ़ा है, बच्चे ने कितना याद किया है, क्या बच्चा वापस आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपको इनपुट आउट वाला बच्चा कर रहा कि नहीं कर रहा है, क्या बच्चे ने कितना सीखा है, क्या बच्चा को क्लास में ऐसे बैठा बैठा नींद ले रहा है, ऐसे गुरुजी को कोई भी मतलब नहीं होता। वो आपकी होती अमनोवैज्ञानिक विधियां। जैसे अपन देखते हैं व्याख्या मेथड होती है, एक्सप्लेन मेथड होती है, उसमें क्या होंगे, गुरुजी आएंगे, अपनी चैप्टर लेंगे, चैप्टर को पढ़ा के वहां से चले जाएंगे। गुरुजी कोई मतलब नहीं कि हमारे बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है, मैंने कितना सिखाया है, बच्चे ने कितना सीखा है, उसे गुरुजी को कोई भी मतलब नहीं। वो आपकी होती कौन सी, डीमेरिट मेथड या फिर आपकी अमनोवैज्ञानिक विधियां। यहाँ से आपके 2 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं। इसको अपन एक एक को अच्छे से, बहुत ब्रीफ में, बहुत रिलीफ से, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, ताकि आपको एक भी प्रश्न गलत ना हो। दावा करता हूं कि आपको सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको मैं याद करवा दूंगा, वो याद नहीं कराऊंगा, एकदम समझा के याद करा दूं, तो आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था क्या, मेथड्स ऑफ टीचिंग। फिर आपका सिलेबस में क्या टॉपिक है, फिर आपका है टीचिंग एड्स, जिसे अपन बोलते हैं टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। क्या नाम है, टीचिंग एड्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसको अब देखिएगा क्या होती है शिक्षण सहायक सामग्री, देखो समझिएगा। अब आपका है जिसको बोलते हैं टीचिंग एड्स, ये जो आपकी सिलेबस है इसका नाम है टीचिंग एड्स, और इसी को ही बोलते हैं अपन TLM, जिसे बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हिंदी में कहा जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री। क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो अपन पढ़ेंगे जो आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री होती है वो कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है, इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो एक आपका मनोवैज्ञानिक था, उसका नाम था हेत सिंह बाघेला। क्या नाम था, उस मनोवैज्ञानिक का नाम था हेत सिंह बाघेला। इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, इसका नाम था हेत सिंह बाघेला। ये बोलता है कि जो टीचिंग एड्स होते हैं वो टीचिंग एड आपके मोटे रूप से या फिर मेनली आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके अप्रोच टाइप। कैसे होते हैं, एक आपके होते हैं अप्रोच टाइप, और एक आपके किस पर होते हैं, एक आपके नेचर टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, एक आपके नेचर टाइप होते हैं। इसको बोलते हैं उपागम आधारित। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उपागम आधारित, उपागम, और इसको बोलेंगे प्रकृति आधारित। क्या बोलेंगे, प्रकृति आधारित। लेकिन इसने बोला कि ये तो आपकी मेनली 2 रूप है, लेकिन जो अप्रोच वाले होते हैं ना, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं भाई साहब, एक आपका होगा कठोर उपागम। कौन सा होगा, हार्ड अप्रोच। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हार्ड अप्रोच, जिसे बोलेंगे अपन कठोर उपागम। और एक आपका होगा सॉफ्ट अप्रोच। क्या होगा, एक आपका होगा सॉफ्ट अप्रोच, जिसे बोलेंगे अपन मृदुल उपागम। क्या बोलेंगे, मृदुल उपागम। और इसको वो क्या करता है, इसको आपके 3 प्रकार के भागों में डिवाइड करता है। देखिएगा 3 कौन कौन से टाइप से इसके, देखिएगा पहला आपका टाइप कौन सा है,
पहला ही पहला आपका है विजुअल टाइप। कौन सा होगा? विजुअल टाइप, जिसे अपन बोलते हैं दृश्य सामग्री। कौन सी बोलते हैं? जिसको अपन आंखों से देख सकते हैं उसे बोलेंगे दृश्य सामग्री। एक आपकी होती है ऑडियो सामग्री। कौन सी होती है? ऑडियो मटेरियल, जिसे अपन बोलते हैं श्रव्य सामग्री। क्या होती है? श्रव्य सामग्री। और एक आपकी होती है ऑडियो विजुअल। क्या होती है? एक आपकी होती है ऑडियो विजुअल, जिसे अपन क्या बोलते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री। क्या बोलते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री। ये आपके होते हैं टीचिंग एड्स। क्या होते हैं? टीचिंग एड्स। इसको अपन खोल के अच्छे से पढ़ेंगे हेत सिंह बाघेला के अनुसार कि आपकी अप्रोच वाली क्या है, नेचर क्या है, अप्रोच में आपकी हार्ड अप्रोच कौन कौन सी है, सॉफ्ट अप्रोच कौन कौन सी है, आपकी विजुअल कौन सी, ऑडियो कौन सी, ऑडियो, सबको अपन एक एक चीज को अच्छे से खोल खोल के पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न करता हूं यहां से सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलता है। प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी जो टीएलएम है वो आपकी ऑडियो है या फिर विजुअल है या फिर ऑडियो विजुअल है या फिर आपकी हार्ड अप्रोच है या फिर सॉफ्ट अप्रोच है। यहां से आपके सीधा सीधा लाइन टू लाइन प्रश्न आता है। और मान के चलिएगा आपके 2 से 3 प्रश्न इस इतने से टॉपिक में से आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। और ये आपके क्वेश्चन में आपको एक सारणी में याद करूंगा, आपको एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है। जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो आपका टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन सिस्टम। क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन सिस्टम। और इस इवैल्यूएशन सिस्टम को बोलते हैं मूल्यांकन प्रणाली। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन क्या होता है? देखो मूल्यांकन अपन चीज समझते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन मतलब होता है बच्चे का भविष्य या फिर बच्चे का डिसीजन देखना, कि बच्चे ने साल भर स्कूल में पढ़ा है, लेकिन बच्चे ने क्या पढ़ा है, बच्चे ने कितना पढ़ा है, बच्चे का इनपुट क्या है, बच्चे का आउटपुट क्या है। जैसे साल भर क्या होता है? साल भर जैसे मैंने आप बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं जब पढ़ा रहा हूं क्लास दौरान, उसे बोलूंगा मैं एफए, उसे बोलूंगा मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या बोलूंगा? फॉर्मेटिव, या फिर इसी को हिंदी में बोलूंगा रचनात्मक आकलन। क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा रचनात्मक आकलन। या फिर जब मैंने बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाया, जब मैंने बच्चे का एग्जाम लिया, उसे मैं बोलूंगा सम्यूटिव असेसमेंट, या फिर इसको बोलूंगा योगात्मक आकलन। क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा योगात्मक आकलन। अर्थात बच्चा जब क्लास में सीख रहा है, जब बच्चा पढ़ रहा है, तो सीखने के लिए क्या होता है? सीखने के लिए, जिसे मैं बोलूंगा फॉर लर्निंग। क्या बोलूंगा? फॉर लर्निंग। अर्थात जैसे मैंने एक क्लास में पढ़ाया, मैंने जैसे क्लास पढ़ाया कि टीचिंग क्या होती है, जैसे ही मैंने क्लास खत्म की, मैंने बच्चों को खड़ा करके बच्चों से प्रश्न पूछा कि आपने क्या सीखा, कितना याद किया। वो तो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। अर्थात जब अपन क्लासरूम में पढ़ाते हैं, उस क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान सिखाने के लिए या सीखने के लिए फॉर लर्निंग जो भी अपना असेसमेंट होता है वो क्या होता है। फिर जब बच्चे ने पूरी साल भर बच्चे ने क्लास में पढ़ाया, साल भर बच्चे ने सीख लिया है, सीखने के बाद बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे का इनपुट क्या है, उस बच्चे के लिए अपन पता है अपन हाफ ईयरली एग्जाम करवाते हैं, ईयरली एग्जाम करवाते हैं। उस समय बच्चे का रिजल्ट क्या है, उसे बोलते हैं ऑफ लर्निंग। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑफ लर्निंग, या फिर का आकलन, या फिर सीखने का आकलन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सीखने का आकलन, या फिर ऑफ लर्निंग असेसमेंट। अर्थात बच्चे ने साल भर में क्या सीखा है, उसका जब अपन साल के एंड में अपन पता है ईयरली एग्जाम लेते हैं, या फिर साल के मिड में कौन सा हाफ ईयरली एग्जाम लेते हैं, उससे पहले ही अपन फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं आपका कौन सा? योगात्मक या फिर आपका सम्यूटिव असेसमेंट बोलते हैं। ये तो आपके हो गए टाइप्स ऑफ असेसमेंट या टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस। लेकिन इसके अलावा इस इवैल्यूएशन की कौन कौन सी मेथड्स है? मेथड्स भी आपके दो प्रकार की, एक आपकी होती परिमाणात्मक और एक होती गुणात्मक में। परिमाणात्मक भी 4 प्रकार के आपके कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस, मिड शॉर्ट, आपके निम्नात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। गुणात्मक में आपकी बहुत सारी विधि, रेटिंग स्केल विधि है ना, आपकी केस स्टडी मेथड है, और आपका इंटरव्यू मेथड है, आपकी ऑब्जेक्टिव मेथड है, व्यक्तिनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, बहिनिष्ठ विधि है, बहुत सारी एक्सटर्नल मेथड है ना, इंट्रोवर्ट मेथड है, बहुत सारी 10 प्रकार की मेथड्स है। वो सारी आपकी इवैल्यूएशंस की मेथड होगी। इवैल्यूएशन की मेथड भी अपन अलग से पढ़ेंगे, 2 प्रकार से डिस्कस करेंगे, और ये इतना पढ़ेंगे तब आपका सिलेबस पूरा होगा। और इस सिलेबस में से, ये जो आपका सिलेबस था, इस इतने सिलेबस में से आपका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, ये इवैल्यूएशन सिस्टम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप से पहले पढ़ेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, इसका इवैल्यूएशन का आपके बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। इसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स के बाद पढ़ेंगे इसके आपकी क्या क्या अप्रोच होती है, और अप्रोच के बाद पढ़ेंगे इसका आपकी इवोल्यूशन की कौन कौन सी मेथड्स होती है।
ठीक है। और मेथड्स के बाद होती इसकी जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी का मतलब उसकी वैधता क्या होती है ना, या फिर इसकी करेक्टर साइज क्या होती है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो ये आपके मोटे रूप से कौन सा आपका सिलेबस है, किसका है, आपके EMRS टायर 1 का सिलेबस, उसमें भी किसका, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। आपके सिलेबस में ये 7 प्रकार की बिंदु है, लेकिन 7 प्रकार की बिंदु नहीं है, ये 7 प्रकार के पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स है। कुल मिला के ये मान के चलिए कि आपका इतना सिलेबस रहने वाला, यदि आपने इसको सही ढंग से सिलेबस को आपने समझ लिया ना, तो मान के चलिएगा आपकी 30% आपकी तैयारी है, या फिर जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपके पहले ही तैयार हो जाती है। तैयार कब होगी, जब आपको सिलेबस याद होगा। सिलेबस याद करो, आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस कितना डीप है, प्रत्येक सिलेबस के क्या क्या सब पॉइंट्स है, पॉइंट के सब पॉइंट्स क्या है, उस सब पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स क्या है, और सब पॉइंट्स को देने वाले हमारे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक या फिर कौन कौन से हमारे साइकोलॉजिस्ट है, उसके बारे में अपन लोगों को डिस्कशन करना, उसके डेफिनेशंस क्या, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उनका अप्रोच क्या है, उनका नेचर कैसी है, उनकी विशेषताएं क्या, उनका इवोल्यूशन कैसे करना, उनकी मेथड्स कौन कौन सी है, उनको इफेक्टिव करने वाले कोजेज कौन कौन से, उसके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो गुरुजी हमारा टीचर्स है उसका रोल क्या होता है, साथ में बच्चा कैसे पढ़ता है, बच्चे का एनवायरमेंटल कैसा है, बच्चे का आसपास का परिदृश्य कैसा है, हमारे स्कूल्स की क्या क्या भूमिका है। हमारे स्कूल से हम जा रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हम बैग लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक नई एजुकेशन पॉलिसी आती है NEP 2020, और इस NEP 2020 का हमारे इस टीचिंग के अंदर क्या क्या रोल है। ये NEP 20 हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हमारे इस टीचिंग के लिए प्रावधान कर रही है, या फिर कौन कौन से इनके लिए कार्यक्रम, इनके लिए प्रोग्राम आयोजित करवा रही है, या हमारे सरकार इनके लिए कौन कौन से विभिन्न प्रकार के फेलोशिप कार्यक्रम चलवा रही है, वो सारा आपको विथ करंट बेस इसको पढ़ना है। जब आप इसको करंट बेस पढ़ेंगे तब आपका ये 30 नंबर का सिलेबस पूरा होगा। और मैं आपको इतना दावा करता हूं कि यदि आपने सही ढंग से मेरी क्लासेस ले ली ना, आपको एक भी प्रश्न गलत करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न प्रकार की मार्केट में बुक्स पढ़ी, लेकिन बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलता है। बुक्स पढ़ने के लिए आपको माइंड ऑफ अप्रोच, आपका उस थिंकिंग पता होनी चाहिए कि इसके ऊपर हमारी थिंकिंग क्या है, आप क्या मानते हैं कि टीचिंग क्या होती है। आप में से 100 में से 90 बच्चे मानते हैं कि टीचिंग और लर्निंग एक चीज होती है, लेकिन मैं कहता हूं टीचिंग का मतलब पढ़ाना होता है, लर्निंग का मतलब सीखना होता है। सीखना कैसा, जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में विकास अलग से कर सके, इसके बारे में अपन लोग अच्छे से प्रॉपर क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक न्यूज यहाँ पे और देता हूँ कि जो भी आपका क्लासरूम्स होने वाली है, और ये क्लासरूम आपके, मैं आपको बता दूं 1 अक्टूबर से हमारा ऐप के अंदर, ओसाई के अंदर आपके लाइव बैच शुरू होगा, जिसमें मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। कैसा पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पेडागोजी पढ़ाऊंगा, और पेडागोजी के अलावा मैं आपको NEP 2020 आपको तीनों प्रकार का सिलेबस को आप अच्छे से डिस्कस करूंगा। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप पता है, आपको ओसाई फॉर लाइब्रेरियन साइंस, ये हमारा कोचिंग का है। लेकिन आपको पर्सनली मेरे खुद से जुड़ना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, देखिएगा मेरा खुद का एक पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, उसका नाम है हरीश स्पेस जानी स्पेस सर। ये मेरा खुद का पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, इसको आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर कुछ आपकी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है, नए कुछ आपके क्यूज है, आपको विभिन्न प्रकार से यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो इसको भी आप ज्वाइन करिएगा। मैं आपके हमेशा साथ बना हुआ हूँ। तो आप अच्छे से एक बार सिलेबस को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको PYQ क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपके पहले क्वेश्चन कैसे आए थे, हमें करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। और तब तक साथ बने रहिएगा। और ये हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इतना अच्छा, इस बार जो हमारा लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था, हमारे लगभग कोचिंग में से 200 में से 100 बच्चे हमारे कोचिंग से सिलेक्टेड हुए, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जब हमने साइकोलॉजी पढ़ाई थी, तो साइकोलॉजी में से हमारे पूरे क्वेश्चन हमारे इस क्लास नोट्स में से आए थे, तो कोई डिस्कस करने, कोई टेंशन करने की दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से सिलेबस को एक बार देखिएगा, रीड आउट करिएगा, और अगली बार अपन क्लास में मिलते हैं। और साथ में हमारा देखिएगा आपको ऑफर मिल रहा है, और देखिएगा हमारा कुछ ये हमारा जो टायर 1 एंड टायर 2 का कोर्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बहुत है, हिंदी एंड इंग्लिश बहुत में है। ये आपको ओनली फॉर 2,999 रुपये मिल रहा है, अर्थात 3,000 में से 1 रुपये कम आपको पे करना है। आपको अच्छे से यहाँ पे ऐप लीजिएगा। क्लासेज 1 अक्टूबर से लाइव स्टार्ट हो रही है। बाकी अपन ये जो हमारी कुछ बुक्स हैं, इनके ऊपर भी आपको कुछ यहाँ पर राजदीप बुक मंगवा सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ आपको ऑफर्स मिल रहा है, तो अपन जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और 1 तारीख से आपकी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली, एक बार आप सिलेबस को रीड आउट करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को अच्छे से ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए। एक बार हाँ, कम से कम सिलेबस को एक बार अच्छे से याद करिएगा कि हमारा सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।